हेलो दोस्तों। आज का क्लास जो हमारा पीवाईक्यू सेक्शन है वो सब्जेक्ट हमारा रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। ओके, ये पीवाईक्यू 2022 का हम आपके सामने लेके आए हैं। 2022 का मैं इसे डील करूंगा एंड उसके बाद ये आपका पेपर कोड हमारा है। ओके, ये वाला 104501। ओके, तो 104501 ये पेपर कोड है एंड पेपर नेम कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चंस जो आपका पीवाईक्यू था वो 2022 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पीवाईक्यू सेक्शन सीएनएस का यानी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसका पेपर कोड 104501 है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आएगा वो ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग एनी 7, यानी टोटल 10 ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, उसमें 7 हमें बनाना है। ओके, हमें नहीं, आपको बनाना है। मैं तो 10 यहाँ पे डील करूंगा, लेकिन आपको ये 10 आपको सोचना है, इसमें से 7 कौन सा बना है। तो क्वेश्चन नंबर ए है कि विच डिवाइस यूज लॉजिकल एड्रेसिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें से जो भी डिवाइस है, हब है, स्विच है, ब्रिज है, राउटर है, ठीक है, इसमें से लॉजिकल एड्रेस कौन सा डिवाइस यूज करता है। तो हब लॉजिकल एड्रेस नहीं करता, स्विच भी नहीं, राउटर जो है ये लॉजिकल एड्रेस करता है। चूंकि राउटर जो है वो फिजिकली एंड लॉजिकल दोनों काम करता है। एक्सप्लेनेशन, सिंस राउटर कैन यूज लॉजिकल एज वेल एज फिजिकल एड्रेसिंग सिस्टम, ये दोनों सिस्टम क्या फॉलो करता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा इसके अंदर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका, क्या है, द फर्स्ट नेटवर्क इज, पहला नेटवर्क कौन सा था। तो ये जग एक फेमस है कि पहला नेटवर्क जो है वो ARPANET था। ठीक है, पहला नेटवर्क सिस्टम कौन सा था, वो ARPANET है। ओके, ये याद, ये कॉमन है, ये बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि क्या है ये। तो इसका जो फर्स्ट नेटवर्क एमंग द ऑप्शन गिवन एज द ARPA नेट, ये सही आपका है। ये जग मतलब एक एक जनरल नॉलेज क्वेश्चंस भी है कि पहला नेटवर्क हमारा इस नेटवर्किंग में जिसे हम इंडिया के में अगर हम देखें तो वो कौन सा था, फर्स्ट नेटवर्क ARPANET था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which of the following transport layer protocol is used to support electronic mail, सिंपल सा SMTP, इसके अनुसार तो और कोई हो नहीं सकता। सिंपल, चूंकि अगर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम कह रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर कब काम आता है, ठीक है, जब मेलिंग बीच यानी उसका जो हम ट्रांसपोर्ट लेयर में है और ट्रांसपोर्ट लेयर में इलेक्ट्रॉनिक मेल को बोल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में सिंपल मेल जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये काम आता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये काम आप जीमेल या जीमेल आप करते हो या फिर आप ये क्या कहते हैं, किसी भी मेलिंग के थ्रू कोई भी चीज आप अगर आप भेजते हो तो ये आपका उसमें काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 1 नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास ए नेटवर्क। क्लास ए नेटवर्क का सब स्टार्टिंग क्या होगा, 255.0.0.0। बाकी ये होगा नहीं, ये इतने लंबे जाते नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो यानी क्लास ए नेटवर्क का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग नंबर जो होता है वो 25500 एंड 0, ये हमारा हुआ क्लास ए नेटवर्क का। क्लास बी का अलग होता है, क्लास सी का अलग होता है। ओके, तो ये आने वाले नेटवर्क में ये लेवल जो है वो बताए जाते हैं, वो लेक्चर में जरूर सुन लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास ए। चूंकि ये तो हो चुका है। हेमिंग कोड इज अ मेथड ऑफ, हेमिंग कोड इज अ मेथड ऑफ, हेमिंग कोड किस मेथड का है, वो किस मेथड को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हेमिंग कोड जो है वो एरर करेक्शंस को
के लिए काम करता है, एरर को दूर करना। किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया में, किसी भी डिवाइस सिस्टम में, किसी भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में अगर वहां पे एरर कुछ आता है या फेलुअर सिग्नल्स का होता है, तो हैमिंग कोड क्या करता है, उस एरर को दूर करने का काम करता है। ओके, क्लियर है? टीसीपी, टीसीपी यहाँ पे आपको ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बारे में यहाँ स्टैंड्स बाय नहीं पूछ रहा है, इसमें ये पूछ रहा है कि टीसीपी ऑपरेट एट द डेटा लिंक लेयर, इज कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा अनरिलायबल, इज कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा एंड रिलायबल, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल, इज कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल। इसमें कौन सा होगा? टीसीपी क्या करता है? टीसीपी आपका क्या करता है? इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल। ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, जब डेटा का हम ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, कहीं से डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वहां पे रिलायबिलिटी भी होना चाहिए कि जिस जगह डेटा हम जा रहा है या जिस जो जा रहा है वो सेफ है, वो वायरस फ्री है। ये सब रिलायबल के लिए चेक होता है। ये चेक आप उसके अंदर के सॉफ्टवेयर ही कर लेते हैं। तो टीसीपी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड को सपोर्ट करेगा। ओके, द प्रोटोकॉल दैट मैप्स अ फिजिकल मैक एड्रेस टू द corresponding लॉजिकल एड्रेस इज, क्योंकि यहाँ पे मैक एड्रेस का बात कह रहा है, तो मैक एड्रेस जो होता है हमेशा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में जानता है, एआरपी। मैक एड्रेस हमेशा हार्डवेयर का एड्रेस होता है, किसी भी हार्डवेयर का, ठीक है। यानी आपके सिस्टम में जो भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, हर एक डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है। उस एड्रेस को पता करके हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप किसी को हॉटस्पॉट देते हो अपने मोबाइल से, तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट सेक्शन में जाइएगा, जो जो कनेक्ट होंगे आपका वहां पे उसको मैक एड्रेस बताएगा, ठीक है, आपको दिखाएगा, ठीक है। इस तरह से A6 B2 इस तरह से लिखा हुआ कुछ एड्रेस आता है। आप उस एड्रेस को कॉपी करके आप चाहो तो उसे नेटवर्क में ब्लॉक कर सकते हो। ओके, लेकिन छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, जो क्यों, क्योंकि आपको नेटवर्क का ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो इसलिए ये नहीं करना। बस थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं कि मैक एड्रेस की हर एक हार्डवेयर का अपना एक कहें तो फिजिकल एड्रेस होता है एक तरह से वो। ओके, इसका सही ऑप्शन 1। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इज यूज्ड इन स्लो स्टार्ट, congestion avoidance, congestion detection, none of this। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो होता है तो वो क्या होता है, स्लो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे स्लो स्टार्ट होता है। एक्सपोनेंशियल जैसे ही इंक्रीज होगा, जैसे ही डेटा का आपका प्रोग्रेस जो होगा वो ज्यादा होगा, या डेटा कहीं अगर कंजेशन में चला जाता है, कंजेशन नेटवर्क में होगा, तो वो स्लो हो जाता है नेटवर्क। अगर एक ही साथ बहुत सारा डेटा एक साथ अगर हिट कर जाए तो एक्सपोनेंशियल वहां बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, स्लो होगा या फिर कंजेशन सिस्टम भी आ जाता है। ओके, इन प्योर एलोहा द वैल्यूएबल टाइम इज द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। यहाँ पे क्या होगा, इन प्योर एलोहा में क्या होता है कि 2 टाइम्स द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, 2 टाइम्स, यानी ये ऑप्शन जो है सेकंड यानी 2 से वाला 2 टाइम्स ही आएगा, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा 2 टाइम्स, ठीक है। इन प्योर एलोहा द वैल्यूएबल टाइम इज 2 टाइम्स द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। उससे दुगना होता है फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम का। फ्रेम एक कहें तो ड्यूरेशन, एक आप यहाँ पे समझो इसको ड्यूरेशन देना, यानी उसका टाइम मैनेजमेंट को एक तरह से बढ़ा देता है, दुगना कर देता है। तो यहाँ पे इसका 2 टाइम्स में आएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जे, a direct mapped cache memory with an block is nothing but which of the following set associate cache memory organize। a direct map cache memory, यहाँ पे क्या होता है कि नेटवर्क में कैचे मेमोरी जो है अगर डायरेक्ट मैप में है with n blocks in nothing but which of the following set associative cache memory organization। इसका ऑप्शन जो है वो पहला नंबर, ये जो 1 वे पहला नंबर और ऑप्शन नंबर 2 है 1 वे सेट एसोसिएटिव।
वन वे हमेशा कैचे मेमोरी जो होता है वो प्रोसेसर सीपीयू का बहुत ही क्लोजेस्ट पार्ट होता है। सीपीयू का कैचे मेमोरी जो होता है वो बहुत ही क्लोजेस्ट पार्ट होता है। और नेटवर्क में भी कैचे मेमोरी का जो रोल है वो डेटा को एक सही तरह से कैच करने या रिट्रीव करने का फास्ट में काम बहुत अच्छे करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, वैसे ज्यादा रैम ही काम करता है, लेकिन जैसे ही ये ओवरलोड एंड नेटवर्क का काम में आ जाता है, अगर उसमें ब्लॉक सेक्शन को बांटे तो सीपीयू में कैचे मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो ये वन वे सेट एसोसिएटिव का मतलब है कि एक हमारा जो हो वो वन वे में रहे, मतलब अलग एक रास्ता उसका नहीं बना रहे कि कंफ्यूजन हो डेटा किस ओर जाए। ओके, वन वे का मतलब हमेशा सिग्नल प्रोसेसिंग से साथ रहना चाहिए। ठीक है, लाइन में रहना चाहिए, बेलाइन अगर होगा तो डेटा वहां पे नहीं ट्रांसमिट होगा। ओके, ये आपका था कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ठीक है, पार्ट बी में अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट जो होगा हमारा इस सब्जेक्ट का, वो लॉन्ग का होगा। लॉन्ग में जो थ्योरी क्वेश्चंस है, तो पूरा थ्योरी बेस्ड ही है, ये पूरा सिलेबस ही पूरा सब्जेक्ट ही। उसमें हम देखेंगे कैसे कौन सा क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, कितने अच्छे हैं, वो रिपीट होंगे या नहीं होंगे, इस पे भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप ऑब्जेक्टिव को देखें, ऑब्जेक्टिव को याद कर लें, कौन का हो सकता है ऑब्जेक्टिव रिपीट भी हो जाए या फिर कुछ चेंजेस करके यही भी क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछ सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस का।